अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्ट जेएस के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स किसे बोलते हैं। तो अच्छा, हम क्लास कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड से अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे और फिर हम जाएंगे इधर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कि उसको कैसे implement करना है। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड क्या है कि सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे ये कंपोनेंट रन होता है या इनिशिएट होता है जब हम इसको ऐप डॉट जैसे से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे कॉल कर रहे हैं तो जब ये इनिशिएट हुआ वहां से या चला वहां से, तो सबसे पहले जो इसके अंदर चीज चलती है उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर एक्स्ट्रा कंसोल जो है वो हम बंद कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक चीज चलती है वो हम क्या करते हैं, रेंडर का मेथड है इसके अंदर, वो चला लेते हैं। तो अभी मैंने कोई एक्स्ट्रा इसका लाइफ साइकिल मेथड नहीं लिखा है, दो मेथड है, एक कंस्ट्रक्टर है और एक रेंडर है। तो अगर मैं कंसोल दिखाता हूँ आपको, तो क्या होता है कि मैं जैसे ये कंपोनेंट को रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ कि टू डू लिस्ट कंस्ट्रक्टर चला है और टू डू लिस्ट रेंडर चला है। अच्छा, ये दो दफा चल रहा है, तो इसके पीछे कोई इसकी कोई प्रॉब्लम है या कोई आप ऐसे कह लो कि ये कंपोनेंट दो दफा री रेंडर हो रहा है, दो दफा चल रहा है, तो उसकी कोई रीजन है इसके पीछे, तो ये क्यों दो दफा चल रहा है। ठीक है, तो माइट भी हम अच्छा, टू डू लिस्ट कंस्ट्रक्टर चला, देन टू डू लिस्ट रेंडर चला। ठीक है, तो ये इसका एक छोटा सा हमने डेमो लिया है कि रेंडर मेथड जो है वो बाद में चलता है, कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो पहले चलता है। ये चीज हमें याद रखें। इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे है कंपोनेंट बिड माउंट। सही है, तो ये भी एक लाइफ साइकिल मेथड है। ये क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर से ऊपर लगा देते हैं और इसके अंदर भी हम एक कंसोल लगा देते हैं और हम टू डू लिस्ट कंपोनेंट माउंट ऐसा कुछ करके इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखने से हम अब करते हैं इसको रिफ्रेश। सच क्या हुआ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर रेंडर एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट रन हो रहा है एग्जीक्यूट। तो इससे मैटर नहीं करता है कि मैंने कंपोनेंट डिड माउंट को पहले लगा दिया है, कंस्ट्रक्टर को बाद में लगा दिया है, लेकिन ये एक फंक्शन है। जितने भी लाइफ साइकिल मेथड हम पढ़ रहे हैं, ये सारे लाइफ साइकिल मेथड ये हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं जब भी एक क्लास कंपोनेंट चलता है। डिड माउंट रेंडर कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली चलते हैं। तो इनकी सीक्वेंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर रेंडर चलता है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चलता है। तो ये एक सीक्वेंस है इनके कॉल होने की। अच्छा, उसके अलावा जो है हाँ, उसके अलावा यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया है कंस्ट्रक्टर को, कंपोनेंट माउंट को। तो सीक्वेंस क्या बनी अभी तक, ये सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर कम रेंडर चलेगा। सही है, और फिर कंपोनेंट डिड माउंट चलेगा। अच्छा, इसके बाद हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक और फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट कंपोनेंट
कंपोनेंट विल माउंट, सही है। इस पे भी लॉग लगा लेते हैं। जैसे ये फंक्शन होते हैं ना, जैसे ये इनपुट चेंज हैंडलर है, इसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से ऑन चेंज पे, लेकिन अगर आपने देखा मैंने डिड माउंट को, विल माउंट को, इनको मैंने कहीं से कॉल नहीं किया। तो यही इनकी खूबसूरती है कि ऑटोमेटिकली चलते हैं जब भी क्लास कंपोनेंट चलती है। तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ से खत्म कर देते हैं। सबसे पहले चलेगा हमारे पास कंस्ट्रक्टर, फिर चल रहा है कंपोनेंट बिल माउंट, फिर चल रहा है रेंडर, फिर चल रहा है कंपोनेंट डिड माउंट। तो इसकी एक सीक्वेंस है, पहले कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर बिल माउंट चल रहा है, फिर रेंडर चल रहा है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चल रहा है, सही है। और अगर हम क्या काम करते हैं, कंपोनेंट बिल माउंट के साथ हमारे पास अभी और भी हैं। लाइफ साइकिल मेथड को लिख लेते हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट तब चलता है जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है, तो जब हम कंपोनेंट को जो है वो खत्म कर देते हैं। खत्म मतलब एक कंपोनेंट स्क्रीन पे नजर आ रहा था, उसको हमने खत्म कर दिया, तो उस वक्त कंपोनेंट जो है वो डिड माउंट चलेगा। तो टेंडर्स में लगा लेता हूँ और आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अच्छा जी, कंपोनेंट विल अनमाउंट यहाँ पे मैंने चला दिए। उसके बाद क्या होगा कि और भी हमारे पास हैं अभी कंपोनेंट विल, कंपोनेंट विल रिसीव फ्रॉम, should component update, अच्छा इनकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती है, हम इनको किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कि हमारी नीड क्या है, सही है। इन फंक्शन से लगाने का मकसद ये है कि हम इनकी मर्जी से, कंस्ट्रक्टर में हम अपनी स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं, डिड माउंट में हम कोई नेटवर्क की रिक्वेस्ट मेड करते हैं, कंपोनेंट बिल माउंट में अगर हमने रेंडर से पहले कोई चीज़ परफॉर्म करानी है वो हम यूज़ करते हैं। अब क्योंकि आपने देखा है कि कंपोनेंट बिल माउंट पहले चलता है। जैसे कंपोनेंट मैं अगर रिफ्रेश करूं तो क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर कंपोनेंट बिल माउंट चल रहा है, फिर रेंडर चल रहा है, फिर उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट चल रहा है, कंपोनेंट बिल अनमाउंट चल रहा है, फिर कंपोनेंट डिड माउंट चल रहा है। एक दफ़ा कंपोनेंट जो है अनमाउंट हो जाता है, फिर दोबारा से वो रेंडर होता है। उसकी कोई रीज़न है वो हम फिगर आउट कर लेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक दफ़ा ख़त्म होता है कंपोनेंट स्क्रीन से और फिर दोबारा से शो होता है, इसलिए डिड माउंट दोबारा चलता है। अच्छा, अब वो चलने के बाद हमारा जो है अगला प्रोसेस, हमने यहाँ पे कुछ और भी लगाएंगे, जैसे शुड कंपोनेंट अपडेट और कंपोनेंट विल रिसीव फ्रॉम। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही कोई स्टेट चेंज होगी, लेट्स सपोज हम स्टेट चेंज करते हैं, जैसे स्टेट चेंज होगी तो वो क्या कह रहा है, कंपोनेंट शुड अपडेट चल रहा है, और कुछ एक वो एरर भी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि शुड कंपोनेंट अपडेट ने हमें ये बताना है कि मैं स्टेट अपडेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं लेट्स सपोज कहता हूँ रिटर्न फॉल्स, सही है। तो इसका मतलब है कि स्टेट अपडेट करने पे यूआई रेंडर मत करो, उसको अपडेट ना करो यूआई को। तो अभी तक शुड कंपोनेंट अपडेट नहीं चला है,
लेकिन जैसे मैं स्टेट लगाऊंगा तो शुड कंपोनेंट अपडेट हर स्टेट चेंज होने पे देखो चल रहा है। सही है। और आप ये भी देख रहे होंगे तो यहाँ मुझे स्टेट चेंज हुई नजर भी नहीं, स्टेट चेंज हुई है एक्चुअल में लेकिन इधर नजर नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमने बोला है शुड कंपोनेंट अपडेट में कि इसको स्क्रीन पे अपडेट नहीं करना। तो अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा यहाँ से तो फिर ये मुझे अपडेट करने देगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज देखिएगा, कंस्ट्रक्टर चला है विल माउंट रेंडर डिड माउंट, और एक दफा अनमाउंट होता है, डिड माउंट दोबारा चलता है, इसलिए बार बार दो दो दफा चीजें चलती हैं। तो अब मैं जब शुड कंपोनेंट अपडेट चला रहा हूँ तो शुड कंपोनेंट अपडेट चलाने की वजह से क्या हो रहा है, शुड कंपोनेंट अपडेट चलता है और रेंडर चलता है। जितनी दफा मैं चेंजेस करता हूँ उतनी दफा शुड कंपोनेंट अपडेट भी चलता है और रेंडर भी चलता है। अगर हम यहाँ से ट्रू रिटर्न करते हैं, हम कहते हैं कि यूआई पे रिटर्न करो, तो जब यूआई पे हम उसको कह रहे हैं कि डिस्प्ले करना है तो उसका मतलब ये है कि आपने इस रेंडर के मेथड को दोबारा चलाने देना। तो ये परफॉर्मेंस के लिए होता है, हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर स्टेट ऐसे है वैसे है फिर हम अपने कंपोनेंट को अपडेट करना चाहते हैं अंदर, अदरवाइज इस केस में नहीं करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप जो है वो तब चलेगा अगर हमें पीछे से कोई प्रॉप पास होगी रियल टाइम में, उसकी बेस के ऊपर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो चल जाएगा। तो जैसे ही लेट्स सपोज हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेट बना लेते हैं। जब मैंने सेट पेज पास कर दिया है और उसके बाद अब ये इनपुट की वैल्यू इसमें आती जाएगी और इसको मैं एज एन प्रॉप पास कर देता हूँ टू डू लिस्ट, जो कंपोनेंट है उसको ये प्रॉप में मुझे मिल जाएगा। तो अब मैं इसको इधर रेंडर में लिख रहा प्रॉप पेज को रेंडर कर देता हूँ। ठीक है। और इधर भी प्रॉप मिल जाएंगे और prop को मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा इसको डेमो करते हैं।
जैसे ही अगर आपने देखा हो, जैसे ही हम काम करते हैं तो कैसे खत्म कर देते हैं, ये कंफ्यूजन होगी। तो जैसे ही मैं करूँगा इधर से चेंज पेरेंट कंपोनेंट से, तो मेरा कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप दोबारा चलता है, ठीक है। तो जैसे ही कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप दोबारा चलता है, ऊपर वाले सिस्टम से चेंज करने के बाद, ऊपर वाले सिस्टम में स्टेटस चेंज करने के बाद जब वो दोबारा चलता है तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ कंस्ट्रक्टर चल रहा है, विल माउंट रेंडर डिड माउंट विल अनमाउंट, फिर डिड माउंट चलता है, फिर रिसीव प्रॉप चला है। उसकी रीज़न क्या है, मैंने पेरेंट से कोई प्रॉप को सेंड किया रियल टाइम में। अच्छा, उसके बाद शुड कंपोनेंट अपडेट चलता है, वो पूछता है कि इसको रेंडर करना है या नहीं, मैंने बोला इसको ट्रू, वो फिर रेंडर चलाता है। फिर जब हम स्टेट चेंज करते हैं, फिर विल रिसीव प्रॉप चलता है, फिर शुड कंपोनेंट अपडेट चलता है कि मैंने इसको अपडेट करना है। विल रिसीव प्रॉप मतलब वो पेरेंट से प्रॉप रियल टाइम में रिसीव कर रहा है। शुड कंपोनेंट अपडेट मतलब उसने यूआई पे उसको अपडेट करने देना है या नहीं करना है। रेंडर नॉर्मल रेंडर है। तो अब जितनी दफ़ा पेरेंट कंपोनेंट से नई नई प्रॉप आएंगी तो ये वाले लाइफ साइकिल मेथड में उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है इसमें बस यही कुछ है। और फंक्शन कंपोनेंट के लाइफ साइकिल मेथड्स में के लाइफ साइकिल मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम कॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इसमें कंपोनेंट डिड माउंट है, कंस्ट्रक्टर है, विल रिसीव प्रॉप है, इशू कंपोनेंट अपडेट, विल माउंट और रेंडर। सही है। रेंडर का मेथड हम यूज करते हैं कि इसमें हमें जेएस रिटर्न करनी होती है। विल माउंट विल अनमाउंट अगर हमने एपीआई रिक्वेस्ट करनी है लेकिन यूआई रेंडर होने से पहले करनी है, तो फिर विल माउंट कर देते हैं, उसमें यूज करते हैं। विल अनमाउंट जब हमारा कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है, अगर हमें कोई काम करना है, उसमें हम डिड माउंट विल अनमाउंट करते हैं। शुड कंपोनेंट अपडेट वो हमसे इजाज़त मांगता है कि यूआई पे स्टेट या प्रॉप चेंज होने का फैक्ट दिखाना है या नहीं, तो हम ट्रू फाल्स रिटर्न कर सकते हैं। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप तब चलता है जब हमें पेरेंट से प्रॉप रिसीव करनी होती है। कंस्ट्रक्टर चलता है जब हमने अपनी क्लास बेस कंपोनेंट में स्टेट को इनिशियलाइज करना है। और डिड माउंट चलता है जब हमने जब हमारा कंस्ट्रक्टर रेंडर चल जाता है, उसके बाद डिड माउंट चलता है। इसमें हम नॉर्मली एपीआई की रिक्वेस्ट वगैरह या थर्ड पार्टी से जो कम्युनिकेशन होती है वो इसमें टैकल करते हैं। ये तो हो गया क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो इसी तरह क्या क्या सारे लाइफ साइकिल मेथड फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी हैं? तो उसका आंसर है यस है, लेकिन उसमें एक ही सिंपल सा उसका इवेंट कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड है, और वो भी एक हुक है, उसको हम कहते हैं यूज अफेक्ट। हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूज अफेक्ट। तो ओ हाँ, जैसे यूज स्टेट स्टेट बनाने के लिए यूज इफेक्ट है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सेटअप करने के लिए। तो ये इसका एक लाइफ साइकिल मेथड है, इसको हम नहीं चलाते हैं, ये ऑटोमेटिकली चलता है। यूज इफेक्ट। अच्छा, ये यूज इफेक्ट पे का सिंटेक्स क्या होता है, हम दोबारा ऐसे लिखते हैं। यूज इफेक्ट का एक फंक्शन है, उसके फर्स्ट पैरामीटर में हमने एक फंक्शन पास करना है, और सेकंड पैरामीटर में हमने उसको डिपेंडेंसी देनी है। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि ये किस बेस पे कॉल होगा। तो अभी हमने डिपेंडेंसी एम्प्टी रखी है, तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट चले, हमारा यूज इफेक्ट भी चल जाए, तो हमें डिपेंडेंसी की अरे यानी कि ये सेकंड अरे को, यानी कि हम चाहते हैं अगर कि ये कंपोनेंट विल माउंट कंपोनेंट डिड माउंट की तरह काम करे, तो उसके लिए हमें ये जो सेकंड पैरामीटर है इधर एम्प्टी अरे पास करनी है। सही है। अच्छा, उसके बाद ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये चलता है। इसमें क्या होता है कि यूज इफेक्ट के अंदर जैसे ही हमारा कंपोनेंट चलेगा, तो यहाँ पे यूजर इफेक्ट भी एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि अगर हमने इसको क्लास फंक्शन कंपोनेंट में विल अनवाउंट वाला काम देना चाहे, इनके जैसे कंपोनेंट खत्म हो और ये चल रहा है,
तो उस वक्त फिर हमने यूज इफेक्ट के अंदर एक और फंक्शन रिटर्न करना। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट के आगे कोई फंक्शन लगाते हैं तो वो कब चलेगा, जब हमारा कंपोनेंट जो है वो विल अनमाउंट हो जाए। तो ये एक्चुअली विल अनमाउंट का सिंटेक्स है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन, सही। और ये हमारा नॉर्मली कंपोनेंट विल माउंट और विल माउंट के काम आता है। इस एरर का मतलब ये है कि हम जैसे ही कंपोनेंट रेंडर हो तो हम इस यूज इफेक्ट को चलाना चाहते हैं। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, मैंने जैसे ही इसको रन किया है तो ये प्रॉप चल रही है, इसको हम खत्म कर देते हैं। तो जैसे मैंने इसको रन किया है तो सबसे पहले यूजर इफेक्ट चला है, फिर कंपोनेंट विल अनमाउंट फंक्शन कंपोनेंट वो एक दफा कंपोनेंट अनमाउंट हुआ है, फिर अगेन यूजर इफेक्ट चला है। तो कोई पर्टिकुलर रीजन है उसको हम फिगर आउट कर लेंगे कि एफ.जेएस में कुछ इशू है जिसकी वजह से कंपोनेंट 2 बार रीरेंडर होता है। तो एक दफा रीरेंडर होने पे रेंडर होने पे क्या हो रहा है कि यूज इफेक्ट चल रहा है, और जैसे ही कंपोनेंट को हम बंद करके sorry, दोबारा चला रहे हैं तो फिर उस केस के अंदर कंपोनेंट विल अनमाउंट चल रहा है। तो अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर यूज इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन हमने पास किया है इसके अंदर अगर हम ऐसे एक और फंक्शन पास करें तो उससे क्या होता है कि हमारे पास ये कंपोनेंट विल अनमाउंट की तरह परफॉर्म करता है फंक्शन कंपोनेंट। तो उसके बाद फिर हमारी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये इसका सिंटैक्स है। अगर हमने इसको, ये एक ही इसमें लाइफ साइकिल मेथड है यूज इफेक्ट, इसी की मदद से हम बाकी सारा सेटलमेंट कर सकते हैं। इसमें मेजर और ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं है। तो वो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हमने इसको कंपोनेंट विल रिसीव वाला सेटअप करना है कि जैसे ही यहाँ पे मैं पेरेंट कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करूँ तो मेरे पास जो है वो जिसमें कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप चल रहा था वैसा सिंटैक्स चले। तो ये प्रीटी फ्लेक्सिबल है, हम जितने चाहें इसमें इस तरह के यूज फैक्टर लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। सही है। और इन यूजर फैक्ट के अंदर हम डिपेंडेंसी पास कर सकते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि ये कब चलेगा, इस खाली एरे का मतलब है कि इसने जैसे ही कंपोनेंट ने चलना है तो इसने चलना है। अगर हम इसके अंदर एक चीज डाल देते हैं प्रॉप स्टोर बैच, सही। अगर प्रॉप्स डॉट बैच चेंज होता है उसके चेंज होने पे ये यूजर इफेक्ट दोबारा चलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो हम्म, तो ये कैसे काम करेगा, ये जिस तरह कमना विल रिसीव प्रॉप काम कर रहा था ये वैसे काम करने लग जाएगा। जस्ट लाइक आप देख रहे हैं जिस तरह मैं चेंज कर रहा हूँ यूज इफेक्ट भी बार बार उस उतनी टाइम में चल रहा है। इसकी रीजन क्या है कि हमने इसकी डिपेंडेंसी में क्या किया है, प्रॉप डॉट बैच को पास किए। तो अगर हम ऐसे जितनी चाहें यूज इफेक्ट लगा सकते हैं, यानी कि उधर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है, यहाँ एक ही कंपोनेंट है लेकिन वो हर तरह से काम आ सकता है हमारे। हम उसको चाहते हैं कि वो फिल रिसीव की तरह काम करे, शुगर अपडेट की तरह काम करे। हम चाहते हैं उसको जो है वो रेंडर मेथड की तरह परफॉर्म करे। तो वो सारे काम ये अकेला यूज इफेक्ट कर सकता है। तो वो कैसे इसको पावर मिलती है, ये डिपेंडेंसी है अरेंज।
इसमें हम जो वैल्यू पास करेंगे ये उसकी बेस के ऊपर रिटेंडरिंग परफॉर्म करेगा, उसकी बेस के ऊपर ये दोबारा चलेगा। अगर ये वाली वैल्यू चेंज होती है तो ये वाला फंक्शन भी दोबारा चलेगा। जब जब ये वैल्यू चेंज होगी तब तब ये फंक्शन दोबारा चलेगा। तो विल रिसीव प्रॉप भी तो इसी तरह काम कर रहा था ना। जैसे जैसे हम इसको जो है कॉल कर रहे थे वो इस सीक्वेंस में बार बार जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये है, हमें अगर मोस्टली हमने फंक्शन कंपोनेंट में नेटवर्क रिक्वेस्ट वगैरह मेड करनी होती हैं ऑटोमेटिकली। इसकी खूबसूरती क्या है लाइफ साइकिल मेथड की, हमें इसको कॉल नहीं करना पड़ रहा। जैसे इस फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है ना, इसको हमें कॉल नहीं करना पड़ रहा। तो जब नॉर्मली जब हम ऐसा कोई किसी बटन वगैरह के क्लिक पे नहीं चाहते हैं कोई फंक्शन कॉल हो, तो हम इस यूज इफेक्ट में कॉल कर सकते हैं। सही। इस तरह क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हैंडलर रहते हैं, हम वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो इस वाले इनपुट हैंडलर में अगर हम कॉल कर लेते हैं तो हमारा सिस्टम जो है वो इजी हो जाता है, उससे इजी हो जाता है इसको परफॉर्म करना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और हम यूजर फैक्टर वगैरह को हम फर्दर यूज करेंगे अपने, जब हम ऐप्स वगैरह बनाएंगे तो आपको इसके यूज केसेस वगैरह का और क्लियर आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हम काम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कंपोनेंट बिल माउंट बिल माउंट बिल रिसीव प्रोऑप्शन कंपोनेंट वेट वगैरह से लेते हैं, वो काम हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज इफेक्ट नामी एक हुक है उसके थ्रू हम ये काम लेते हैं। वो भी सेम सेटअप परफॉर्म करता है कि हमें उसमें रीरेंडरिंग करने की जरूरत पेश नहीं आती है। बगैर रीरेंडरिंग के ही वो हमारा कंपोनेंट जो है वो, सॉरी, बगैर फंक्शन को कॉल किए हम मल्टीपल फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। उसके अंदर फर्दर हम कोई मजीद फंक्शन अगर कॉल करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये खूबसूरती है जी हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। हाँ, आई होप कि आपको लाइफ साइकिल मेथड जो है वो समझ आए होंगे। अब हमने ये हम अब चूंकि जब नई एप्स हम बनाएंगे साथ साथ तो हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस आउट करेंगे। जैसे जैसे हम एप्स बनाते जाएंगे तो उसके बाद आप जो है आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया कि ये कैसे जो है वो लाइफ साइकिल मेथड जो है वो काम करता है। तो अभी हमने एक और नया टॉपिक शुरू करना है। हमारे पास जो है वो मैंने लिस्ट खोली थी यहाँ पे। हाँ जी, कंपोनेंट लाइफ साइकिल हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम रिएक्ट राउटर को पढ़ना चाहते हैं। ये इफ एल्स कंडीशन कैसे लगानी है JSX में, ये हमने प्रैक्टिस भी कर ली है क्योंकि हमने एक ऐप भी बनाई है ई-कॉमर्स टाइप। तो उसमें हमें काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। तो अभी हमने एक नया कंसेप्ट शुरू करना है, रिएक्ट राउटर किसे कहते हैं। तो उसके ऊपर हम डिस्कशन शुरू करते हैं, लेकिन नए सेशन में कर लेते हैं ताकि ये डिस्ट्रैक्शन ना हो हमें टॉपिक कंप्लीट करते हुए। और इसके अलावा ये अगर हम रिएक्ट ये कर लेते हैं इवेंट हैंडलिंग ऑन क्लिक हमने पढ़ा हुआ है, ऑन की अप वगैरह ऑन इंटर के इवेंट्स वगैरह, वो इवेंट थोड़े एक डिटेल में पढ़ने हैं हमने। स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। और ये नेविगेशन और रिएक्ट राउटर ये एक ही चीज़ है, और उसी चीज़ पे हमने अभी थोड़ा पढ़ना है आज। ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर फ्लक्स आर्किटेक्चर और रिडक्स, वो थोड़ी टेस्टिंग करनी है। ये 3 मॉड्यूल रह जाएंगे हमारे, उस पर फिर हम डिस्कशन जो है वो शुरू करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट मॉड्यूल है, इस पर हम बाद में आएंगे कि इस पर हमने कैसे वर्क करना है। और अभी हम राउटर पे, अगर राउटर कंप्लीट करना है अभी हमें अच्छी तरह, तो आज हम राउटर शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, फिर शुरू करते हैं।